everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 5, continuation of laws of motion chapter. Today we are going to continue numerical session of conservation of momentum. So last class में हमने basic numericals किए थे, आज हम थोड़े से advanced level के numerical करेंगे of conservation of momentum. So ये जो topics है ना काफी linked है, इसके लिए मैं ना इनको एक साथ में कर रहा हूँ. So जो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपको यहाँ पे कंसिडर करना है तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सप्लोजन. मैंने थोड़ा बहुत ना लास्ट टाइम पे मैंने कवर किया था, उसी पॉइंट को मैं कंटिन्यू करूंगा. बट टुडे फर्स्ट आई विल डिस्कस थ्योरेटिकली, देन विल स्टार्ट न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रोसेस. ये मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन. दैट इज द कांसेप्ट व्हिच वी नीड टू नो. क्योंकि मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन आफ्टर एक्सप्लोजन हैज टू बी सेम व्हेन एक्सप्लोजिंग एक्सप्लोड्स इनटू 3 पार्ट्स. तो एक ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप ना मोमेंटम स्टडी करते हो तो यू विल स्टडी द मोमेंटम ऑन अ लाइन. आप लाइन पे ही क्यों स्टडी करोगे, ये सबसे बड़ी पॉइंट है. जो मोमेंटम हम अभी स्टडी कर रहे हैं ना, मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू v, उस मोमेंटम को ना हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम बोलते हैं. विल से लीनियर मोमेंटम. ये कब आपको रियलाइज होता है, जब हम ना आगे बढ़ते हैं ना, व्हेन वी गो अहेड एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन, उस टाइम हमको पता चलता है कि सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन के लिए भी अपना मोमेंटम होता है. उस मोमेंटम को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम. तो जब सर्कुलर मोशन में, रोटेशन मोशन में, तो उसको एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे. तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसको बोलेंगे लीनियर मोमेंटम. तो ये मोमेंटम ना स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए. तो हो सकता है ना कि बॉडी ना एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में एक्ट हो रहा होगा, तो आपको क्या करना, उसको सिंप्लीफाई करके ना उसको एक पर्टिकुलर एक्सिस पे लेके आना है. यू ब्रिंग ऑन वन एक्सिस. तो हमारा जो स्टडी हम एक्स एक्सिस के हिसाब से ले रहे हैं. तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर जब ये एक्सप्लोड होगा 2 पार्ट्स में ना, व्हेन इट विल एक्सप्लोड इनटू 3 पार्ट्स. तो व्हेन इट इज एक्सप्लोडिंग इनटू 3 पार्ट्स का आइडिया बहुत सिंपल सा है कि व्हेन एक्सप्लोड्स इनटू 3 पार्ट्स, उसमें से एक जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चला जाएगा अकेले. ठीक है. और उसमें से जो 2 पार्ट होंगे ना, 2 पार्ट, वो ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन मतलब एट सर्टेन एंगल, इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल विद ईच अदर, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाएंगे ऐसे. तो क्या होगा, जो 2 ऑब्जेक्ट होंगे वो एक सर्टेन एंगल पे होंगे, तो थर्ड वन होगा ना एक्जैक्टली उसके ऑपोजिट में मूव करेगा. यही रूल होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है. ठीक है. तो ये ऑब्जेक्ट हमने यहां पे ले लिया. करेक्ट. तो अब जैसे क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी वेलोसिटी से जाएगा, मान लो v1, ये ऑब्जेक्ट है किसी वेलोसिटी से जाएगा, मान लो v2, और मान लो कि इस ऑब्जेक्ट का मास आपने क्या ले लिया, m1 ले लिया, इस ऑब्जेक्ट का मास आपने m2 ले लिया. करेक्ट. सिमिलरली ये जो है ये कौन सा वेलोसिटी से मूव करेगा, इट विल मूव विद द वेलोसिटी v3, और इसका जो मास है उसको आप क्या ले लेते हो, m3. अब ये जो पहले से एक्सप्लोजिव है, इसका मास कैपिटल M है, उसका इनिशियल वेलोसिटी ये u है. हो सकता है ये एक्सप्लोजिव मूव कर रहा हो या रश पे होगा. तो मोस्टली जो आपको न्यूमेरिकल मिला है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं आप तक, इसके ऊपर बेस्ड मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो ना ये इमेजिन करके पूछा है कि ये एक्सप्लोजिव स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट पे. हो सकता है ये मोशन में भी हो. अगर मोशन में होगा तो इक्वेशन कैसे बनेगा, रेस्ट पे तो इक्वेशन कैसे बनेगा, वो हम देखेंगे. ठीक है. ये बात समझ में आई. तो अब क्या कह रहे हैं ना कि अगर हम कंजर्वेशन मोमेंटम की बात करें तो मतलब क्या हो गया कि इस पे एक आप एरो आप दे लो ऐसे. चलो ठीक है ऐसे. तो हमने क्या इमेजिन कर लिया कि ये जो है ना मास m1 और वेलोसिटी v1 मिलकर हमको क्या देंगे, मोमेंटम p1 देंगे. क्लियर. सिमिलरली आप इसी लाइन के आगे कंटिन्यू कर लिया आपने ऐसे. सो ये क्या होगा, ये आपको क्या होगा, यहाँ पे ये मास m2 और वेलोसिटी v2 मिलकर आपको क्या देंगे, मोमेंटम p2 देंगे. क्लियर. अब एक हिसाब से देखा जाए तो ये आपको मोमेंटम p3 भी दे सकता है ना, सिमिलरली. सो ये क्या होगा, p3 मोमेंटम क्या होगा, p3 मोमेंटम इज द मास m3 एंड वेलोसिटी v3. करेक्ट. तो ये इस तरीके से हो गया. अब प्रॉब्लम कैसा होता है कि ये क्या कहते हैं ना कि इनके बीच का जो एंगल है ना, ये दो जो आपको 2 मिले हैं मास, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है. बट प्रॉब्लम ये है कि हमको ना जो मोमेंटम निकालना है, कंजर्वेशन मोमेंटम मैं तभी ले सकता हूं जब अगर ये एक लाइन पे होंगे. बट ना ये एक्स एक्सिस पे है, बट दीज टू मोमेंटम विल नॉट बी ऑन एक्स एक्सिस. तो क्या करना है, इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा. कैसे रिजॉल्व करोगे, तो यू वांट टू टेक इट ऑन दिस एक्सिस, आप इस एक्सिस पे लेके आना चाहते हो. तो आप ना जैसे इमेजिन कर लो कि जैसे इनके बीच का एंगल ना, मतलब ये लाइन का एंगल और जो एक्स एक्सिस का एंगल है वो मान लो θ1 है. सिमिलरली इनके बीच का एंगल मान लो θ2 है. सो व्हाट विल हैपन, सो जो ये पर्टिकुलर पार्ट है ना ये रिजॉल्व होगा. जो आपका p1 मोमेंटम है या m1 v1 है वो रिजॉल्व होगा. तो मैं m1 v1 को रिजॉल्व करता हूं. m1 v1 विल रिजॉल्व ऑन दिस एक्सिस, m1 v1 cos θ1. उसका एक कंपोनेंट जो बनेगा ना वो बनेगा वर्टिकल एक्सिस पे sin θ वाला. वो लिखने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि जो हमें रिक्वायर्ड है हम उस पर फोकस करेंगे. सिमिलरली जो m2 v2 है या p2 है ये भी रिजॉल्व होगा. आप ना p2 भी ले सकते हो, तो उसके लिए आपको m1 v1 को आपको अलग से कैलकुलेट करके p1 निकालना पड़ेगा. नहीं तो हम क्या डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे जो वैल्यू दिया रहेगा. तो m2 v2 अगर रिजॉल्व होगा तो ये θ2 है, तो ये कंपोनेंट का नाम होगा m2 v2
ये क्या होगा cos थीटा 2 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा ये आपको मिल गया ऐसा। सो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि ये चीजें ना तभी वर्क करेंगी जब ना आपको थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू पता होगी। मान लो थीटा 1 थीटा 2 नहीं पता है, देन इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड, है ना। सो अब क्या होता है कि अब ये जैसे ना बिफोर एक्सप्लोजन क्या है इसका मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम है m(q), करेक्ट। सो आफ्टर एक्सप्लोजन एक तो मोमेंटम मिला हमको m1 v1 cos थीटा 1, ठीक है। दूसरा जो मोमेंटम मिला क्या होगा m2 v2 cos थीटा 2 मिला, क्लियर। अब इसके बाद जो है लास्ट मोमेंटम क्या मिला हमको प्लस m3 v3 मिला। अगर मान लो ये रेस्ट पे होता ना, ये रेस्ट पे होता है, सो फॉर रेस्ट है ना, फॉर रेस्ट कंडीशन के लिए क्या होगा, अगर ये रेस्ट पे होगा तो ये u का वैल्यू 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू पूरे का पूरा इक्वेशन वैसे ही होगा। अब उसमें से क्या होगा m3 v3 को आप इधर लेके आता हो, यानी तो आप इनको एक साथ में रखो, क्लियर। और m3 v3 को वही रहने दो, मान लो m3 v3 को मैंने वही रहने दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जब वैल्यूज को अगर दूसरे साइड में शिफ्ट करोगे क्या होगा माइनस m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। बट क्या होता है कि जब आप अपना रेफरेंस बुक वगैरह रिफर करोगे, आप अलग अलग बुक से रीड करोगे, यू विल कम टू नो कि यहाँ पे माइनस साइन नहीं आता है। माइनस साइन क्यों नहीं आता है, बिकॉज ना दे हैव टेकन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो हम भी कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ही करेंगे। सो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के टर्म में लेंगे तो क्या होगा, ये m3 होगा v3 होगा इज इक्वल टू व्हाट m1 v1 cos थीटा 1 प्लस क्या होगा m2 v2 cos थीटा 2। अब इन कंडीशन को थोड़ा सा हम ना एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एनालाइज करने की कोशिश इन द सेंस, अब देखो मान लो इन्होंने क्या दिया, मान लो m1 और m2 का वैल्यू सेम है, क्लियर। और उसके बाद ना जो v1 एंड v2 का वैल्यू ना वो भी सेम है, v1 एंड v2 का वैल्यू भी क्या है, सेम है, क्लियर। मतलब जो m1 और m2 की वैल्यू सेम है, v1 एंड v2 की वैल्यू भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो m1 v1 हो गया और m2 v2 का वो सेम हो जाएगा, क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं कि इनके बीच का जो एंगल वो थीटा है ना, तो जो थीटा 1 का वैल्यू होगा ना वो क्या होगा थीटा बाई 2 होगा, है ना। थीटा 1 का वैल्यू होगा थीटा बाई 2, मतलब जो टोटल एंगल होगा, क्योंकि देखो रूल बहुत सिंपल सा है वेक्टर का कि अगर मान लो ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर ना, ये वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 का ऐसा वैल्यू है, तो रिजल्टेंट होगा ना वो एक्जैक्टली इन बिटवीन होगा। अगर v1 v2 का वैल्यू क्या है, सेम है, ये कोई वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो एक्जैक्टली इन बिटवीन होगा ना। ये होगा थीटा बाई 2 और ये भी होगा थीटा बाई 2, क्लियर। तो थीटा 1 का वैल्यू थीटा बाई 2, थीटा 2 का वैल्यू क्या होगा थीटा बाई 2 होगा, क्लियर। व्हाट एवर एंगल यू गेट दैट वी डोंट नो। तो अब क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो ना उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं यहां पे बढ़ता हूं तो क्या व्हाट विल आई गेट, देखो तो m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, ये जो वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, m1 की वैल्यू m हो गई, v1 की वैल्यू v हो गई, ये क्या होगा cos थीटा बाई 2 प्लस क्या होगा mv और ये होगा cos थीटा बाई 2। एक हिसाब से देखा जाए तो ये क्या होगा ट्वाइस ऑफ mv cos थीटा बाई 2। तो अगर मान लो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसके अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कंडीशन है जिसमें m1 m2 की वैल्यू सेम है, v1 v2 की वैल्यू सेम है और आपको थीटा पता है, तो क्या कर देना है कि mv cos थीटा बाई 2 प्लस mv cos थीटा बाई 2, मतलब दैट इज डायरेक्टली करेक्ट 2 mv cos थीटा बाई 2। और क्या होगा ना, अगर मान लो इसको मैंने ना बैलेंस किया किसके साथ में, m3 v3 के साथ में बैलेंस किया, कंजर्वेशन मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट, तो ये क्या होगा m3 v3, तो ये आपको वैल्यू मिलेगा ना, ये हो गया m3 v3, तो आपका ये क्या होगा पर्टिकुलर पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब ना क्वेश्चन में और स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब ना यहाँ पे ये थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, मान लो थीटा 1 एंड थीटा 2 ना आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट वेरी श्योर, क्योंकि ये तो तब इजीली डिटरमाइन कर पाओगे जब थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू आप तब डिटरमाइन कर पाते हो जब m1 m2 का वैल्यू सेम है, v1 v2 का वैल्यू सेम है। बट हो सकता है कि m1 m2 की वैल्यू मुझे नहीं पता चल, ये थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू नहीं पता चल रही है, सो इफ आई एम नॉट गेटिंग वैल्यू फॉर थीटा 1 एंड थीटा 2 देन हाउ आर वी गोइंग टू बैलेंस, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। सो ऐसे केस में ना वापस से बोल रहे कि वेक्टर रूल को ही आपको यूज करना है। तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पे दोनों कॉन्सेप्ट है कि ये बोल रहे हैं कि मान लो कि m1 इज इक्वल टू m2 है, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है m1 इज नॉट इक्वल टू m2 है, बट ना ये तो श्योर शॉर्ट है कि v1 एंड v2 नॉट इक्वल, m1 इक्वल टू m2 हो सकता है, m1 में नॉट बी इक्वल टू m2, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, बट बोल रहे हैं v1 और v2 का जो वैल्यू है ना वो क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है।
तो ये क्या होगा m1 v1 जो होगा m2 v2 भी इक्वल होगा। देखो ये दो कंडीशन में इक्वल होने के चांसेस होते हैं। एक बार हो सकता है ना ये वैल्यू आपका मोर हो और ये वैल्यू लेस हो, ये वैल्यू लेस हो और ये वैल्यू मोर हो, ऐसा हो सकता है। बट हमें वो उतना ज्यादा टेंशन में जाने की जरूरत नहीं। हम बहुत सिंपल टास्क में जाते हैं कि अगर दोनों मासेस इक्वल है तो वेलोसिटी इक्वल है क्या, वेलोसिटी इक्वल है तो फिर हम ये वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे जो थीटा वाला वैल्यू होगा थीटा बाई 2 के हिसाब से। बट अगर मान लो वेलोसिटीज इक्वल नहीं है तो मतलब उनका मोमेंटम सेम नहीं होगा, मतलब m1 v1 इज नॉट इक्वल टू m2 v2। इसका मतलब क्या हो गया, जो p1 और p2 की वैल्यू वो भी क्या होगी, सेम नहीं होगी। क्लियर है। और जो थीटा1 थीटा2 का वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ना हमें कोई डिफिकल्टी होगी, देयर विल बी सम डिफिकल्टी। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि अब कैसे आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, तो ये बोले ना ये p1 और p2 को क्या करना, हमको इस एंगल पे लेकर आना, इस एक्सिस पे लेकर आना। तो बहुत सिंपल सा रूल है, अगर आपको याद होगा तो हम क्या करते हैं कि देखो पहला तो जो कंडीशन है कि आपको ना p निकाला, p का होगा रिजल्टेंट मोमेंटम बिकॉज ऑफ p1 एंड p2। तो रूल बहुत सिंपल सा है, रिजल्टेंट मोमेंटम। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम इसी एक्सिस पे ही आएगा, चाहे जैसा भी अरेंजमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली। कंडीशन ऐसा सेट है क्योंकि हम ना ऑन लाइन ले रहे हैं, तो ये बेसिकली ना ये जो दो होंगे ना इनका रिजल्टेंट ना इसको बैलेंस करेगा। इनका रिजल्टेंट इस तरीके से होगा कि दिस इट विल बैलेंस ऑन दिस लाइन, यानी ये अगर इस लाइन पे जाओ तो उस लाइन के एक्जैक्टली ऑपोजिट आएगा इनका रिजल्टेंट। दैट्स फिक्स, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो अब क्या होगा, जो फर्स्ट का मोमेंटम है वो p1 है रेज टू 2, जो सेकंड का मोमेंटम है p2 रेज टू 2, एंड व्हाट्स द एंगल बिटवीन देम, जो भी एंगल होगा तो क्या होगा प्लस क्या होगा 2p1 p2 cos थीटा। क्लियर। अब अगर मैं इसको और डीपली एनालाइज करूं तो p1 एंड p2 को सिंप्लीफाई करके हमने क्या निकाला, p निकाला है। तो उसके पहले का जो मोमेंटम था ना यहाँ पे देखो ये जो m3v3 ना बिफोर ये वाला पार्ट, सो m3v3 आपको मिलेगा यहाँ पे, m3v3 यू गेट, मतलब दैट साइड का मोमेंटम, और दिस साइड वाला मोमेंटम क्या मिला हमको, p मिला, जिसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखे। तो उसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो लेट्स सी कि हमको जो क्वेश्चन मिल रहा है वो किस केस के लिए मिल रहा है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली विल गो अहेड। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, जो m1 v1 है ये सारी चीजें तो हम लिख ही देते हैं, ठीक है। अभी हमें रिजॉल्व करना है नहीं करना है, थीटा की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी, उन चीजों को हम बाद में देख लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन डायग्राम सेम रहेगा, इसलिए मैं डायग्राम को ड्रॉ नहीं किया है। क्या दिया क्वेश्चन में, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट, मतलब पहले रेस्ट पे है, एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ मासेस रेशियो 1:1:3। सो जो टोटल मास है, कैपिटल M की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M की वैल्यू दिया इन्होंने 1 kg। क्लियर। अब ये एक्सप्लोड हो रहा है 1:1:3 के रेशियो में। सो पहले ना मैं तीनों के मास निकाल लेता हूं। तो देखो अगर ना मासेस का रेशियो है ना, तो लेट मासेस में मल्टीपल ऑफ x, तो जो पहले का मास होगा वो x:3x है ना, ये रेशियो में ये ही रिप्रेजेंट करा 1:1:3, करेक्ट ना, ये रेशियो है। तो अब उस हिसाब से देखा जाए तो x मास को हमने ऐड किया x मास से, फिर ऐड किया 3x मास से, तो कितना वैल्यू मिलेगा आपको, मिलेगा 1 kg। क्लियर। अब ये टोटल क्या होगा 3 to 5, तो ये होगा 5x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1 kg। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये डिवाइड किया तो 0.2 kg मिला हमको x की वैल्यू। क्लियर। अब हम 3x की वैल्यू को देख लेते हैं, 3x का वैल्यू हो जाएगा 3 into 0.2, तो दैट इज व्हाट 0.6 kg। क्लियर। तो ये हो गया x का वैल्यू, एक ये हो गया और दूसरा हो गया 3x का वैल्यू। गॉट इट। सो अब ना ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें याद होना चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ऐसे करके डिवाइड हुआ, तो मतलब देखो ना दो के मासेस सेम है, मतलब एक्सप्लोड्स इनटू दीस 3 पार्ट्स। फिर क्या बोल रहा है, द 2 pieces ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो इक्वल मास वाले है ना, तो मतलब जैसे कि अभी जैसे यहाँ पे m1 की वैल्यू जो होगी, समझो ये m1 और m2 की वैल्यू को मैंने इक्वल लेना, तो m1 का वैल्यू x ले लो और जो m2 है उसकी वैल्यू को भी आप क्या ले लो, x ले लो, ठीक है। अच्छा x ने अभी तो वैल्यू हमको पता है ना, तो 0.2, मान लो m1 का वैल्यू 0.2 kg हो गया। क्लियर। m2 का वैल्यू भी क्या होगा, 0.2 kg हो गया। क्लियर। सो अब उसके हिसाब से प्रोसीड कर लो। यानी अगर आपको मेंशन करना तो मेंशन कर दो कि m1 और m2 की वैल्यू क्या है, इक्वल है, दैट को यू आर टेकिंग एज 0.2 kg, एंड जो m3 है उसके मास को आपने क्या ले लिया है, 0.6 kg। क्लियर। तो चीजें और सिंपल हो जाएंगे। तो इसको आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो m3 की वैल्यू है वो कितना हो गया, 0.6 kg हो गया। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लोगे तो बेहतर होगा मेरे हिसाब से। फिर आगे क्या बोला इन्होंने, 2 pieces of equal mass fly off perpendicular to each other with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड each, और each का स्पीड का वैल्यू दिया है 30 मीटर पर सेकेंड।
मतलब ना जो यहाँ पे V1 का वैल्यू ये कितना है 30 मीटर पर सेकेंड है, क्लियर, और जो यहाँ पे V2 है उसका स्पीड भी कितना है 30 मीटर पर सेकेंड है। और ना फ्लाई ऑफ एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इनके बीच का जो एंगल है ना वो कितना है 90 डिग्री है, मतलब टोटल एंगल 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, क्लियर। अब ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द हेवियर फ्रैगमेंट्स, हेवियर फ्रैगमेंट्स मतलब ना V3 की वैल्यू निकाले, V3 क्वेश्चन मार्क है, क्लियर। तो विल सी, तो अभी क्या बोल रहे हैं, देखो आपको इसका मोमेंटम इस लाइन पे लेना पड़ेगा, क्लियर, इस साइड वाले का, बट व्हाट इट वी गेट कि अगर आपको करना है तो यहां पे देखो ये M1 V1 का वैल्यू सेम है ना, M1 का वैल्यू V1 का वैल्यू और M2 का वैल्यू और V2 का वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से जो एंगल बनेगा ना दिस एंगल, तो जो θ1 बनेगा ना θ1 कितना बनेगा, θ1 भी 45 डिग्री, क्लियर, 90 माइनस 45 90/2, यहां पे θ2 की वैल्यू क्या होगी, θ2 का वैल्यू भी होगा 45 डिग्री, करेक्ट। तो अब जब ना M1 V1 जब रिजॉल्व होगा तो इस एक्सिस पे आएगा, तो उसका नाम क्या होगा M1 V1 cos 45 बनेगा, क्लियर। और जब M2 V2 रिजॉल्व होगा इस एक्सिस पे तो उसका नाम क्या, उसका वैल्यू क्या होगा M2 V2 cos 45 बनेगा, क्लियर। अब आपको याद होगा ना, तो देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, तो 3 पार्ट्स में ना वो mu का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो अगर 0 होगा तो हमने मैग्नीट्यूड में लिया था ये M3 V3 होगा, फिर अब यहां पे क्या मिलेगा आपको M1 V1 cos θ/2 θ1/2, अगर वैसे तो अभी क्या आपको वैल्यू पता चल गया तो हम डायरेक्टली 45 लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा M2 V2, ये क्या हो जाएगा cos 45, क्लियर। अब देखो M का वैल्यू क्या है ना, वैल्यू सेम है ना, तो ये 0.2 है, 0.2 kg, V1 का वैल्यू कितना है 30 है, cos 45 का वैल्यू क्या √2 है, 1/√2 है, प्लस ये क्या है 0.2 है, ये क्या है 30 है, इनटू क्या 1/√2 है, क्लियर। अब यहां पे क्या होगा M3 का वैल्यू हमको पता है, M3 का वैल्यू 0.6 है, तो यहां पे आप जैसे तो 0.6 वैल्यू पुट कर लो और इनटू V3, तो देखो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा 2 इंटू 0.2 ना, ट्वाइस हो जाएगा ना, x प्लस x क्या होगा 2x, तो ये क्वांटिटी का ट्वाइस हो जाएगा, बिकॉज 30 इंटू क्या 1/√2, क्लियर। सो अब अगर वो हिसाब से कैंसिलेशन करना है तो देखो ये इसको कैंसिलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा ना, मतलब 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो उसमें से एक √2 कैंसिल हो गया। सो अब और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये 30 इंटू 0.2 तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो क्या √2 इंटू ये हो गया 6, क्लियर। और वहां पे क्या है, यहां पे वैल्यू है 0.6 इंटू V3, क्लियर। तो V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट्स √2 इंटू 6 अपॉन 0.6, तो ये 0.1 हो गया और ये कितना हो गया 1 हो गया, क्लियर। तो अब √2 की वैल्यू क्या होता है 1.414 होता है अपॉन 0.1, तो क्या 10 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितना होगा 14.14 मीटर पर सेकेंड। तो जो हैवियर फ्रेगमेंट है वो इस साइड में जाएगा, कौन सा स्पीड से 14.14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगा। तो अगर मान लो आप नॉर्मल डेरिवेशन वाले मेथड से भी करते तो भी चलता था, है ना, mu इज इक्वल टू M1 V1 cos 45 M2 V2 cos 45 प्लस M3 V3 हो सकता था, उसमें आपको नेगेटिव साइन मिलता, बट यहाँ पे क्या हम ना चीजों को मैग्नीट्यूड के टर्म में फाइंड आउट करें तो कोई इशू नहीं है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन के लिए डायग्राम हम सेम रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, लेट्स सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये एक्सप्लोजन इनटू 3 पार्ट्स में होगा, बट इसमें क्या दिया, अ बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स ऑफ इक्वल मासेस, ठीक है। आप ऐसा अजम्पशन है आपका ना, मतलब ये कैपिटल M है, कैपिटल M ना 3 इक्वल मासेस में ये डिवाइड हो गया, तो आप उसको स्मॉल m इंटू स्मॉल m इंटू स्मॉल m ले लो, तो बोलने का मतलब होगा कैपिटल M क्या होगा ना, वो 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल m होगा, ठीक है। सो ऑल 3 विल एक्सप्लोड विद द इक्वल मास, हाँ, तो ये जो M3 का वैल्यू होगा वो m हो गया, जो M2 का वैल्यू होगा वो भी स्मॉल m हो गया, जो M1 का वैल्यू वो भी क्या होगा स्मॉल m हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, 2 fragments fly off at right angle to each other, जिसमें से दोनों राइट एंगल पे क्या हो रहा है, फ्लाई हो रहे हैं, क्लियर। तो अब देखो दोनों के मास सेम हो गए, ये वाले पर्टिकुलर पार्ट है, तो अगर इनका ना वेलोसिटी भी सेम हो जाएगा तो हम प्रीवियस वाले फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, बट देखते क्या होता है, एट राइट एंगल टू ईच अदर विद वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड, तो जिसमें से ना एक है वो 9 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है और जो दूसरा है वो 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे ये लिखा मैंने V1 इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड, जो दूसरा है वो कौन सा स्पीड से जा रहा है, द सेकेंड वन इज गोइंग विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये चीजें काफी सिंपल हो गई, अब आगे देख लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द स्पीड ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट, मतलब वापस से V3 ही क्वेश्चन मार्क है,
क्लियर। सो अब क्या करना है ऐसे केस में, तो देखो अब हमारा जो मेन टास्क है ना, हमको यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है, थीटा का वैल्यू है 90। क्लियर। हमारा जो मेन टास्क है कि हमको जो इन दोनों का जो है ना मोमेंटम इस पे चाहिए। तो पिछली बार हमने क्या किया था, इनका मोमेंटम रिजॉल्व करके यहाँ लाया था, इसका मोमेंटम रिजॉल्व करके यहाँ लाया था, तो ऑन अ लाइन वी गॉट। बट यहाँ पे भी थोड़ा इशू हो गया कि बिकॉज वी नो कि अब यहाँ पे P1 और P2 की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि M1 और M2 सेम है बट V1 और V2 आर नॉट सेम, तो रिजॉल्व होके वो हाफ पे तो आएगा ना। तो एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। तो अभी हम क्या करेंगे ऐसे केस में, तो हमने क्या किया ना कि चलो ठीक है, हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि चलो P1 का वैल्यू क्या होगा, तो मोमेंटम P1 का वैल्यू क्या होगा, मास ये M1 इंटू V1 ना। तो देखो M1 का वैल्यू M हो गया, बट V1 का वैल्यू क्या होगा, 9 हो गया, वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या होगा, मोमेंटम P2 का वैल्यू क्या होगा, ये हो गया M2 इंटू V2। तो M का वैल्यू कितना हो गया, वो M ही रहेगा, बट V2 का वैल्यू क्या है, 12 हो गया, तो ये 12 M हो गया। करेक्ट। तो अब इनका मैं रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करता हूं। तो रिजल्टेंट कहां पे आएगा, एज आई सेड ना कि ये पूरा बैलेंस होना चाहिए, तो मतलब ये जिस डिडक्शन में ये जाएगा ना, उसी के अलॉन्ग इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। ये नेचुरली होगा ही होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये P का वैल्यू कैसे मिलेगा, यहाँ पे P क्वेश्चन मार्क है अभी, ठीक है। तो P का वैल्यू निकालने का होगा P, तो रिजल्टेंट वेक्टर का होगा अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेज टू 2 प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेज टू 2 प्लस 2 टाइम्स द फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड टू सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड टू cos 90, है ना। Because P1 and P2 are inclined at 90 degree, na, perpendicular, fly off it perpendicular to each other. So what will happen? This P is equal to under root of P1 का value is what? P1 का value is 9m raised to 2, clear? Plus what's the value of P2? P2 का value है 12m raised to 2, correct? और जो उसके बाद की वैल्यू होगा 0 हो जाएगा ना, cos 90 का वैल्यू 0। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, P is what? ये अंडर रूट ऑफ हो गया, ये क्या होगा 81m स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या होगा 144m स्क्वायर हो गया, क्लियर। सो P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये एक हिसाब से देखा तो 225 हो जाएगा ना, ऐड करके देखो आप, तो ये 225m स्क्वायर। 225 का रूट कितना होगा, 225 का रूट होगा 15, m स्क्वायर का रूट कितना होगा n, तो P का वैल्यू होगा 15m, क्लियर। बट अब क्या होता है, जैसा रूल हमने जो डिस्कस किया था ना, सिंस है ना मैग्नीट्यूड वो हमने डेरिवेशन कर लिया था, तो जहां पे ना M3V3 मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है उसका मोमेंटम जो राइट हैंड साइड वाले पार्ट है उनके मोमेंटम इक्वल हो जाएंगे। तो M3V3 का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, यानी तो हमने लिया था P3, जो P3 होगा ना P3 इज इक्वल टू P, तो P3 का वैल्यू क्या होगा M3V3। P3 क्या है, ये वाला, ये मोमेंटम। तो जब ये 3 पार्ट्स में एक्सप्लोर होता है ना, इतना समझ लो कि जो इस साइड में मैग्नीट्यूड के टर्म में लेना डायरेक्टली, तो वैसे याद करो इस साइड का जो मोमेंटम होगा, जो अकेला एक पार्टिकल है उसका मोमेंटम इक्वल टू जो दूसरे साइड मोमेंटम जा रहे हैं उसी लाइन पे जो आएगा उसके इक्वल होगा। तो उस लाइन पे जो यहां का मोमेंटम आया वो P का वैल्यू आया, तो दैट इज व्हाट 15m। समझने के हिसाब से देख लो, तो M3V3 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 15 इंटू m हो गया। तो M3 की वैल्यू क्या है, एज इन बिगिनिंग वी डिड ना, ईच विल हैव अ सेम मास, सो डिवाइड्स इनटू इक्वल मासेस, तो M3 का वैल्यू m हो गया, क्लियर। और ये होगा V3 इज इक्वल टू होगा 15 इंटू m, यहां पे m और m कैंसिल होगा, तो V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V3 की वैल्यू है 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपको थर्ड पार्टिकल का वेलोसिटी मिल जाता है जो हैवियर फ्रेगमेंट से, ठीक है। अब इसके बाद हम कंप्लीटली नए क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सो अब जो क्वेश्चन हम करेंगे ना, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसमें काफी अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है, मतलब आपका ना कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ में। सो क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, जैसा जो लीनियर वाला कॉन्सेप्ट है ना, कैसा है वो देखो किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा इस केस में। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, अ मास स्मॉल m मूविंग हॉरिजॉन्टली अलोंग x एक्सिस। यहाँ पे स्टोरी में x एक्सिस और y एक्सिस से रिलेटेड है, तो हमने x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पे बना लिया, ठीक है। एक क्या है, कोई एक मास है जिसकी वैल्यू स्मॉल m है, इज मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन x एक्सिस, कौन से वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ठीक है। फिर क्या दिया है, कोलाइड्स एंड स्ट्राइक टू अ मास ऑफ 3m। ये जब 3m मास को ये कोलाइड होता है, मूविंग वर्टिकली अपवर्ड अलोंग y एक्सिस। यहां पे कोई एक दूसरा मास है जिसका वैल्यू है ना 3m है, और ये ना वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, कौन से वेलोसिटी से, 2v की वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, अलोंग y एक्सिस। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, सो क्वेश्चन है फाइनल वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन। तो जैसा मैंने बताया कि हम ना जब स्टडी करेंगे ना, तो हम स्टडी करेंगे किसी एक लीनियर वैल्यू ही आपको मिलेगी ना, लीनियर वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑन अ लाइन मिल सकता है, मोमेंटम ऑन अ लाइन मिलेगा। सो अब प्रॉब्लम है हमको वेलोसिटी कॉम्बिनेशन का निकालना, तो सबसे सिंपल सी बात है कि
कि जब ये कोलाइड हो गया तो मान लो इस जगह पे कोलाइड होगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद में उन्होंने कुछ दिया है, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये बोला है कोलाइड होने के बाद ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगेंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सब देखना, दे विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे ले लो आप, ऐसे करके तो ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगे हैं, तो उसका वेलोसिटी मान लो vc। ये क्या है? इट्स अ वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन। आप ऐसा इमेजिन करो, वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन। तो देखो अब ऐसे केस में कैसे सॉल्व करोगे ना, वो पार्ट को हम समझ लेते हैं। तो क्या होता है, इसको आपको इंडिविजुअली ट्रीट करना पड़ेगा, इंडिविजुअली इन द सेंस कि अबाउट एक्स एक्सिस पहले हम सॉल्व करेंगे, अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है? तो अच्छा, इस बॉडी का वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस पे क्या है? तो मतलब देखो ये इस बॉडी का वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस पे क्या है? v है। बट y एक्सिस पे इस बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी ऑन y एक्सिस? 0 होगा इसके लिए, ये वाले पार्ट के लिए। और इस बॉडी का वेलोसिटी x एक्सिस पे क्या होगा? 0 होगा। और इस बॉडी का वेलोसिटी y एक्सिस पे क्या होगा? 2v होगा। ये पॉइंट ध्यान देना, है ना? ये पार्टिकल x एक्सिस पे मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी सिर्फ x एक्सिस को बिलोंग करेगा, y एक्सिस पे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और ये पार्टिकल y एक्सिस में मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी y एक्सिस को बिलोंग करेगा, x एक्सिस में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अबाउट x एक्सिस वी आर टेकिंग। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन क्या हो गया? देखो mv, पहला तो पार्टिकल m हो गया, इसका वेलोसिटी x एक्सिस पे क्या है? v है। ठीक है? प्लस जो दूसरा पार्टिकल है जो कोलाइड हो रहा है, उसका मास क्या है? 3m है। ठीक है? इनटू उसकी वेलोसिटी क्या है? x एक्सिस पे, x एक्सिस के हिसाब से उसकी वेलोसिटी है 0, इक्वल टू, फिर क्या होगा? जब उनका ना वेलोसिटी कंबाइन हो जाएगा, मतलब देखो कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कंबाइन होकर वो एक्स एक्सिस पे ही जा रहे होंगे, ऐसा ही हमारा अजम्पशन है। समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस पे जा रहे होंगे, जो भी होगा मतलब एक्स एक्सिस के हिसाब से निकालो, एक्स एक्सिस का वैल्यू मिलेगा, मतलब एक्स एक्सिस में उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमको पता चलेगा। तो ये हमने m लिया हुआ है और ये वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब ना ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे हो गया ना, इट्स अ कंबाइंड वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस। ये कंबाइंड वेलोसिटी जो एक्स और वाई के बीच में है, ये कंबाइंड वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे, फिर क्या प्लस दूसरा मास क्या है? 3m है, इट्स अ कंबाइंड वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस, ऐसा। तो अभी क्या होगा? ये वैल्यू होगी 3, ये mv हो गया, वो वैल्यू 0 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, इक्वल टू वहां पे क्या होगा? कंबाइंड वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा? m प्लस 3m ना, m प्लस 3m क्या हो गया? 4m हो गया ना, इनटू क्या होगा? ये 4m हो गया। तो अब देखो तो ये स्मॉल m और स्मॉल m कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस? तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है? v/4। ठीक है? मतलब कंबाइन होने के बाद जो वेलोसिटी का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट है उसका वैल्यू मिलेगा हमको v/4 मीटर पर सेकेंड, जो भी यूनिट लिया होगा। अब जो दूसरा पॉइंट होगा अबाउट वाई एक्सिस देख लेते हैं। तो अबाउट वाई एक्सिस क्या होगा? देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको ना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। ठीक है? तो ये क्या होगा? अबाउट वाई एक्सिस। तो अबाउट वाई एक्सिस में दिस स्मॉल है, अब वाई एक्सिस उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। ठीक है? प्लस बिफोर कोलिजन ना, कोलाइड होने के पहले, तो कोलाइड होने के पहले जो दूसरी बॉडी उसका मास कितना है? 3m, उसकी वेलोसिटी क्या? कोलाइड होने के पहले वाई एक्सिस पे 2v है, 2v इज इक्वल टू, अब वापस है ना, तो ये क्या होगा? ये मास हो गया इनटू वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वाई एक्सिस, क्योंकि हम वाई एक्सिस पे डिस्कस कर रहे हैं ना, प्लस क्या होगा? ये कौन सा दूसरा होगा? 3m हो गया, वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है? जैसे आपने वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस है, मतलब ये vc का ना एक्स एक्सिस का वैल्यू आपको मिल गया, vc का वाई एक्सिस का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या मिलेगा आपको? 3 2 6, तो ये मिलेगा 6mv मिला आपको, इक्वल टू यहां पे क्या होगा? हमने ना वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस हमने क्या कर दिया है? बाहर निकाला, तो m प्लस 3m क्या हो जाएगा? 4m हो जाएगा। यहां पे लेना है तो इनटू क्या होगा? ये 4m होगा, तो यहां पे m and n कैंसिल हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या मिल रहा है आपको? ये मिल रहा है 6/4 इंटू v, जो कैंसिलेशन के बाद वैल्यू क्या देगा आपको? 3/2v देगा। क्लियर? तो अब अगर ना आपको ध्यान से देखो ना, वेक्टोरियल फॉर्म का अगर आप देखो तो जो आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन। तो वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो जो v वेक्टर होगा, ये क्या बोला है? जो वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन x एक्सिस पे होगा, एक्चुअल में जो v है ना, ये जो v है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये vc ही v है ना, करेक्ट? तो ये हिसाब से देखा जाए तो ये वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन वेक्टर हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन वेक्टर क्या होगा? दैट इज v वेक्टर, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन वेक्टर ऑन x एक्सिस प्लस वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन वेक्टर ऑन किस पे? y एक्सिस। ये थोड़ा क्लियर हो जाए, हाँ ठीक है। अब क्या होता है, इसको अगर ऑर्डर करेंगे तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑन x एक्सिस i कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ y एक्सिस का वेलोसिटी उसका j कैप। अब उसको लिख लेते हैं, vcx का वैल्यू कितना है? vcx का वैल्यू v/4 है, तो ये होगा v/4 i कैप हो गया, करेक्ट, प्लस
VCy का वैल्यू क्या है 3/2 VJ। ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन हो गया या फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। सो नाउ वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्वेश्चन इज गिवन एज a disc of mass 10 gram is kept floating horizontally by throwing 10 marbles per second against it from below। ठीक है, सो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब बोल रहे ना यहां पे एक डिस्क है ना, डिस्क ऑफ मास 10 ग्राम। एक यहां पे मान लो आप एक डिस्क है और ये डिस्क को हमें क्या कराना है फ्लोट कराना है। ठीक है, अब ये डिस्क का ना मास दिया हुआ है, तो अगर डिस्क का मास दिया हुआ है तो मास ऑफ डिस्क इज गिवन एज 10 ग्राम। अगर आपको उसको केजी में कन्वर्ट करना है तो 10 इंटू 10⁻³ केजी हो गया। क्लियर, तो ये डिस्क का ना जो एक्चुअल में देखा जाता है डिस्क का जो है वेट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, मतलब mg विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, तो वेट की वजह से डिस्क क्या कर रहा है नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो अब क्या बोल रहे हैं ना कीप फ्लोटिंग। अब अगर मान लो डिस्क को ना मुझे उसको फ्लोट कराना है, उस जगह पे फ्लोट कराना है, तो मतलब कैसे हो सकता है? इसका मतलब हमको ना इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब यहां से आप कोई फोर्स लगाओगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहां से फोर्स लगाओ ऑपोजिट डायरेक्शन में या कहीं से भी लगाओ, आप ऊपर से भी उसको होल्ड कर सकते हो। तो व्हाट आई एम गेटिंग इन दिस वे, पहले मैं ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ लेता हूं कि जो mg की वैल्यू है ना वो किसके इक्वल होगा, f के इक्वल होगा। जहां पे f क्या होगा, f इज द फोर्स अप्लाइड टू डिस्क। कहां पे है? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू mg, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू mg। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट समझ वाले आप अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, आपको बस समझ में आया इसके लिए मैंने लिख दिया। तो ये जो है f है ना, ये भी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। मतलब ये f अमाउंट ऑफ फोर्स ना कैसे मिलेगा हमको, जो ना वो mg को होल्ड करके रखेगा वहां पे। तो अब इन्होंने क्या बोला है, a disc of mass 10 gram is kept floating horizontally by throwing 10 marbles per second। मतलब ना अच्छा नंबर ऑफ मार्बल्स दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मार्बल्स कितना है 10 मार्बल्स है। ठीक है, और कितने टाइम में हो रहा है ये 1 सेकंड में इतने मार्बल्स को थ्रो कर रहा है ना, पर सेकंड बोला है फ्रॉम बिलो यहां से। और क्या बोल रहे हैं मास ऑफ ईच मार्बल, तो मार्बल के मास को हमने स्मॉल m ले लिया, कितना दिया 5 ग्राम ले लिया, उसको केजी में लेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 10⁻³ केजी। फिर नेक्स्ट क्या दिया इन्होंने, calculate the velocity with which marble are striking the disc and assume that marble strike the disc normally and rebound downwards with the same speed। अब ये है स्टोरी का ट्विस्ट, है ना, इसके बेसिस पे ये हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप समझ लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब ये बोल रहा है कि मानो कि ना ये जो है यहां से मतलब नॉर्मली ऐसे ना आपको ये जा रहा है, ऐसे थ्रो किया है मार्बल को और वो स्ट्राइक करके उसी लाइन के अलोंग क्या है डाउन भी आ रहा है। तो फर्क क्या होगा, जब ये अप जा रहा होगा तो पॉजिटिव होगा, जब ये डाउन आ रहा होगा तो नेगेटिव होगा। दैट इज ओनली डिफरेंस। और ये कितने मार्बल्स 1 सेकंड में स्ट्राइक कर रहे हैं, 10 मार्बल्स स्ट्राइक कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब मुझे इतना समझ में आया कि ये जब जाके स्ट्राइक करके वापस आएगा तो हो सकता है कि मुझे ना शायद फोर्स मिल जाए। क्यों फोर्स मिल जाए, एक कॉन्सेप्ट है मोमेंटम का, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द फोर्स। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज करो, तो ये क्या होगा कैपिटल mg, है ना। फोर्स का फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। तो अब ना ये देखो इसको ना ऊपर कौन रोकने की कोशिश करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा मार्बल। मार्बल को ही थ्रो करके हम रोक रहे हैं ना, तो ये जो F फोर्स है वो कौन एक्सर्ट करेगा, मार्बल एक्सर्ट करेगा। तो जो फोर्स एक्सर्टेड बाय मार्बल, तो मार्बल कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, मार्बल का मास m है। देखो मार्बल का मास m है, उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, a है। क्लियर, तो एक मार्बल ना उसको स्टॉप नहीं कर सकता, तो कितने मार्बल चाहिए हमको, n मार्बल चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा कैपिटल mg हो गया, स्मॉल n हो गया, ये क्या होगा m हो गया, और a का वैल्यू क्या है, ये v माइनस यू अपॉन क्या है, ये t है। क्लियर, तो अब आपका अजम्पशन है कि जो ना u की वैल्यू है उसको आपने v लिया है एंड जो v की वैल्यू उसको आपने क्या लिया, माइनस v लिया हुआ है। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना, लेट। ठीक है, तो ये आपने अज्यूम कर लिया। तो कैपिटल m की वैल्यू कितनी है, मास ऑफ डिस्क कितना है 10, है ना, तो 10 ग्राम है, तो 10 इंटू 10⁻³ दिया है वहां पर उन्होंने। g का वैल्यू क्या है 9.8 होगा, इज इक्वल टू अब ना नंबर ऑफ कितने हैं, ये नंबर ऑफ मार्बल 10 है 1 सेकेंड के लिए। मास ऑफ 1 मार्बल का कितना है 5 इंटू 10⁻³ है। अब यहां पे स्टोरी में जो ट्विस्ट आ रहा है उसको देख लो।
तो जो v की वैल्यू उसको मैंने माइनस v ले लिया है, u की वैल्यू ये माइनस u की वैल्यू ऑलरेडी v है, करेक्ट ना, u की वैल्यू तो v ही है, फिर क्या होगा अपॉन t की वैल्यू का 1 सेकंड हो गया। तो अब कैंसिलेशन करके देखिए तो देखो 10⁻³ यहां से इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये जो 10 है ना इस 10 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब और आगे देख लेते हैं, तो ये वैल्यू कितना होगा 9.8 हो गया, क्लियर, इक्वल टू ये क्या है 5 है इनटू ये मल्टीप्लाई ये ऐड हो गया क्या होगा -2v हो गया, गॉट इट। तो अब उसके मतलब क्या होगा ये 9.8 हो गया इज इक्वल टू क्या होगा ये -10 इंटू v। तो जो v का वैल्यू होगा वो कितना होगा, v का वैल्यू -9.8 अपॉन 10, तो ये क्या होगा -0.98 मीटर पर सेकेंड। तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के टर्म में क्या होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैग्नीट्यूड के टर्म में जो वेलोसिटी होगा मार्बल का 0.98 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखो ये चीजें ना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बस आपको समझने की जरूरत है। आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। प्लीज डू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आपका बेस स्ट्रांग होगा। एंड प्लीज डू एनालाइज फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले को एनालाइज करने की कोशिश करो कि कोई फॉर्मूला कैसे मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, और किसी फॉर्मूले को हम क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं और कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन, again I'm hoping whatever I explained you people understood. Thank you very much.